वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी हमें 3 अलग अलग जमाने में ले जाने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी में हम 40,000 साल पहले, फिर प्रेजेंट में और फिर 500 साल फ्यूचर में जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। आइए देखते हैं इसी साल फरवरी में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी जिसका नाम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो कहानी की शुरुआत होती है बिग बैंग के साथ, जिसके बाद इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज, प्लैनेट्स ये सब क्रिएट हुए थे और तभी पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। अगले सीन में दिखाते हैं कि समंदर के पानी में सबसे पहले सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ था और फिर इवोल्यूशन के द्वारा ये ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे दूसरे जीव जंतु बने और फिर पानी में रहने वाले ये जीव जंतु तट पर आने लगे और इवोल्यूशन के द्वारा ही जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बने। इंसान भी इसी तरह से बने थे। तो यहाँ से कट करके कहानी हमें प्रेजेंट से यानी 2025 से 40,000 साल पहले के जमाने में लेके जाती है। समंदर तट के पास एक गुफा में रह रहे एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में है एक आदमी, एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है और इनके 2 बच्चे हैं। आदमी का नाम है थॉन, औरत का नाम है हीरा, बेटी का नाम है लार्क और बेटे का एब। थॉन चकमक पत्थरों को आपस में घिसकर आग तैयार कर रहा होता है, तो बाकी सभी गुफा में आ जाते हैं। लार्क के हाथ में एक एकॉन है जो एक ओक ट्री का नट है, उसी से वो खेल रही होती है। वो रोज शिकार करके अपने खाने का इंतजाम करते हैं दोस्तों। यही है इनकी लाइफ। काफी मुश्किल है सरवाइव करना, लेकिन क्योंकि सब एक साथ परिवार बन के कर रहे हैं तो खुश हैं। वापस आ जाइए प्रेजेंट में दिखाते हैं, यानी कि साल है 2025। तो प्रेजेंट में क्लेयर नाम की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन बायोलॉजी, उनके इवोल्यूशन, कल्चर, ह्यूमन सोसाइटीज और लैंग्वेजेस के बारे में जानने वाली स्टडीज। यहाँ कहानी जाती साल 2417 में, यानी कि 400 साल के बाद फ्यूचर में। केट नाम की एक औरत की नींद खुलती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग केट। दरअसल दोस्तों ये एक एआई सिस्टम है। केट उठकर दांत ब्रश करती है। फ्यूचर में कोई पेस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्रश से एक ब्लू लाइट चमकती है। यही सारे जम्स का खात्मा करके दांतों को साफ कर देती है। फिर केट वर्कआउट करते हुए एआई से कहती है कि हमें वहां पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। एआई कहता है कि हम ऑलरेडी 210 साल सफर कर चुके हैं और प्लेनेट केपलर 16b पहुंचने में और 126 साल लगेंगे। ये सुनकर केट थोड़ा सा मायूस हो जाती है और तब हमें पता चलता है दोस्तों कि केट एक स्पेसशिप में है और वो 210 साल पहले पृथ्वी से निकली थी और केपलर 16b की ओर जा रही है, जो कि एक नया प्लेनेट है। तो हमें इस तरह से 3 अलग अलग टाइमलाइंस की कहानियां दिखाई जाती हैं दोस्तों, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 3 टाइमलाइंस किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो प्रेजेंट में क्लेयर अपने जॉब के लिए निकलती है, लेकिन पास्ट में थॉन को दिखाते हैं जो अपने और अपने परिवार के खाने के लिए शिकार की तलाश कर रहा है। समुद्र तट पर वो एक पत्थर पर चढ़ता है तो फिसल कर गिर पड़ता है, पर तब कुछ नुकीले पत्थर उसकी छाती पे लग जाते हैं और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में क्लेयर प्री हिस्टोरिक इंसानों के बोन्स पे कोई रिसर्च कर रही होती है और यहाँ पर पता चलता है कि वो 40,000 साल पहले के इंसान यानी थॉन के बोन्स हैं दोस्तों। समझ रहे हो ना आप? क्लेयर यहाँ पे अकेली है, तो वो इस पुरातन आदमी के बोन से बात करने लगती है कि यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, बहुत ही बोरिंग लाइफ है अपनी। ये कहकर वो अपना काम करने लगती है और पास्ट में थॉन की आंखें खुलती हैं। वो बहुत ही कमजोर महसूस करता है क्योंकि उन नुकीले पत्थरों ने काफी घाव बना दिया था। उससे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि खून का थक्का जम चुका था घाव पर। अगले दिन वो शिकार करने जाता है, लेकिन उससे ठीक से चला भी नहीं जाता। हीरा उसको सहारा देकर लेके जाती है और फ्यूचर में केट को दिखाते हैं जो अपने स्पेसशिप में कोई काम कर रही है। वो एआई से पूछती है कि आज खाने में क्या बना है। एआई कहता है कि आपका फेवरेट डिश बना हुआ है। कहकर वो केट को फूड सर्व करता है और वो मजे से खाती है। दरअसल दोस्तों जिस रफ्तार से प्रेजेंट में पृथ्वी और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को इंसान लूटते जा रहे हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में पृथ्वी इंसानों के और दूसरे जीव जंतु के रहने के लायक नहीं बनी रही। इसीलिए इंसानियत को बचाने के लिए केट कई ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग्स को लेकर इस स्पेसशिप में केपलर 16b की ओर जा रही है ताकि वहां पर इंसान बच सके। केपलर 16b जिस गैलेक्सी में है वो बाइनरी स्टार सिस्टम है जहां एक नहीं 2 सूरज है और क्योंकि वहां पर पानी और ऑक्सीजन काफी मात्रा में है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, तो इसीलिए वहां पे ह्यूमंस को बचाने के लिए केट लेके जा रही है। अचानक पर एआई कहता है कि स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो रहा है, जल्दी से ग्रीन हाउस को चेक करो। असल में क्या है ना दोस्तों, इस स्पेसशिप में ऑक्सीजन के लिए ग्रीन प्लांट्स उगाए जा रहे हैं और इसी जगह को ग्रीन हाउस कहा जा रहा है। तो केट वहां पे जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक प्लांट में फंगस इन्फेक्शन हुआ है। अब इसको दूसरे प्लांट्स में फैलने से रोकना होगा, तो केट उस काम में जुट जाती है। प्रेजेंट में आ जाइए, क्लेयर काम के बीच में थोड़ा देर अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ चैट कर रही होती है और तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो बताती है कि उसे कैंसर है। सुनकर क्लेयर तुरंत फ्लाइट से अपनी माँ के टाउन में पहुंच जाती है और उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करने लग जाती है। फ्यूचर में आ जाइए, केट उन इन्फेक्टेड प्लांट्स का एक हिस्सा काट कर लेके जाती है और माइक्रोस्कोप से देखती है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है और बिना उसे आइडेंटिफाई करके वो उसका इलाज नहीं कर सकती। दोस्तों इस स्पेसशिप में ऑक्सीजन का जरिया सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स है।
अगर इन्हें कुछ हो गया तो ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगा। तो वो इस बारे में रिसर्च करते हुए एआई से बातें कर रही होती है। कहानी वापस जाती है पास्ट में। घायल थॉर्न के लिए हीरा कुछ वैसे प्लांट्स लेके आती है जो दवाई की तरह यूज हो सकते हैं। उसे पिलाती है वो, फिर एक नुकीले पत्थर से उसकी छाती पे घाव की वजह से लगे थक्के को चीरती है ताकि खून को बाहर निकाला जा सके। उसे मतलब खुद पे विश्वास है कि ऐसा करने से थॉर्न ठीक हो जाएगा। फिर उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ देती है। अगले दिन हीरा लाख को चकमक पत्थर से आग जलाना सिखाती है। वो कई बार कोशिश करके आखिर आग जला देती है दोस्तों, और पहली बार खुद आग जलाकर थोड़ा खुश भी होती है और उस खुशी को वो अपने पिता के साथ बांटने की सोचती है। अपने पिता के पास जाती है तो चौंक जाती है क्योंकि घायल पिता तो जिंदा थे लेकिन उसका छोटा भाई एब वो मर चुका था बेचारा। उस समय छोटे बच्चे किस वजह से मरते थे इस बारे में उनको अंदाजा ही नहीं था कोई। वो इसे प्रकृति का नियम समझकर एक्सेप्ट कर लेते थे। फिर क्या करना था उन्होंने, उस बच्चे को दफना देते हैं वो। जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ही दुखी होते हैं वो। आज के जमाने में मौत के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह उस समय के लोगों का जो रिवाज रहा होगा वही वो करते हैं। वो अपनी गुफा के पत्थर पर अपने पंजे का निशान लगाते हैं। प्रेजेंट में क्लेयर अपनी माँ को कीमोथेरेपी के लिए लेके जाती है और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती है दोस्तों। फिर ग्रेग को कॉल करके उससे बातें कर रही होती है। वो भी क्लेयर को हिम्मत देता है कि तुम्हारी माँ देखो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगले सीन में क्लेयर वापस अपने रिसर्च लैब में जाती है और अपना रिसर्च जारी रखती है। तो दोस्तों वो एक पुरातन इंसान के हाथ की हड्डी को देख रही होती है। तो उसकी मुट्ठी में ना एक अजीब चीज होती है। लगता है इस चीज को हाथ में पकड़े पकड़े ही वो इंसान मर गया था। क्लेयर आइडेंटिफाई करती है कि ये जरूर कोई ऑर्गेनिक चीज है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो बताती है कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा बेटा, और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब आगे ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों क्लेयर की माँ का अंत बहुत ही करीब है। अब क्लेयर दुविधा में पड़ जाती है कि क्या करूं, काम पे ध्यान दूं कि अपनी माँ पे ध्यान दूं। आखिर वो माँ के साथ रहने का फैसला करती है और वापस उनके पास चली जाती है। आखिरी दिनों में वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहती है और एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। फिर वो ग्रेग को भी इस बारे में इन्फॉर्म करती है। और अब आ जाइए फ्यूचर में। केट उन इन्फेक्टेड प्लांट्स को काट देती है और अब स्पेसशिप में बहुत ही कम पौधे हैं। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो केट इस प्लांट डिजीज की दवा बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हर टेस्ट फेल होता है। वो एआई से कहती है कि क्यों ना हम इन सारे इन्फेक्टेड प्लांट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके नए पौधे लगा ले। पर एआई कहता है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन फिलहाल इन प्लांट्स के अलावा हमारे पास कोई ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। प्लांट्स चले गए तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऐसे में प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो लगभग खुदकुशी होगी क्योंकि नए प्लांट्स को उगने में टाइम तो लगेगा और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में भी कम से कम 2 साल लग जाएंगे, और इस दौरान अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगी। केट कहती है तुम सिर्फ मुझे प्रॉब्लम सी बताई जा रही हो, कोई सोल्यूशन भी तो बताओ। अब एआई कहता है कि इस स्पेसशिप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाली चीज को अगर हम ऑफ कर दें तो ऑक्सीजन को बचाया जा सकता है। केट पूछती क्या है वो चीज, तो एआई कहता है वो तो तुम ही हो। इस स्पेसशिप की लगभग 98% ऑक्सीजन तुम ही कंज्यूम कर रही हो। केट कहती ठीक है तो मैं खुद को खत्म कर लेती हूँ। तुम खुद जाकर कैप्टर 16B में इन प्लांट्स को लगा देना और इन फर्टिलाइज्ड एग से जो बच्चे होंगे उन सबको भी वहां बसा देना। उसका प्रोग्राम तो है ना तुम्हारे पास। एआई कहता है कि इन प्लांट्स को तो मैं वहां लगा सकता हूँ और इन फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होने वाले बच्चों को सेफ भी रख सकता हूँ, लेकिन उनकी परवरिश नहीं कर सकता क्योंकि एक ह्यूमन बच्चे की परवरिश करने के लिए दूसरी ह्यूमन चाहिए। मेरे पास एक और आइडिया है, तुम मुझे शट डाउन कर दो, फिर मेरा सर्वर रूम फ्री हो जाएगा, वहां तुम नए पौधे उगा देना। तो अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो केट को मरना होगा या फिर इस एआई को शट डाउन। तो केट की समझ में नहीं आता क्या करो यार, क्योंकि एआई भी जरूरी है और केट भी जरूरी है। अगली सुबह वो उठती है तो एआई उसे गुड मॉर्निंग कहती है। उसकी आवाज को सुनकर केट को बड़ा अजीब फील होता है क्योंकि इस स्पेसशिप में अगर केट किसी से बात कर सकती है तो वो एआई है। अब वो नहीं रहेगा तो अकेलापन केट को पागल कर देगा। इसलिए केट चेक करती है कि अगर एआई को स्टॉप करने के बजाय मैं खुदकुशी कर लूं तो इंसानियत के जिंदा बचने के चांसेस क्या हैं, और अगर एआई को स्टॉप करके मैं जिंदा रही तो भी इंसानियत के बचने के कितने % चांसेस हैं। तो दोस्तों एआई इस सवाल को सिमुलेशन में रन करके रिजल्ट दिखाता है जिससे पता चलता है कि अगर सिर्फ एआई सर्वाइव करे तो इंसानियत के बचने के चांसेस हैं 49.9%, लेकिन अगर केट जिंदा रही तो 50.1% चांसेस है। मतलब केट की खुदकुशी से बेहतर ऑप्शन होगा एआई को शट डाउन कर देना, लेकिन केट ऐसा नहीं करना चाहती। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने किसी दोस्त को खत्म करने जा रही है क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसकी एआई से। अब रात भर उसको नींद नहीं आती, वो सोचती रहती है क्या करूं क्या ना करूं। फिर अचानक ही वो एक फैसला लेती है और सर्वर रूम में जाती है। तब एआई कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये सबसे बेस्ट फैसला है। केट दिल पे पत्थर रखकर एआई के सर्वर को ऑफ कर देती है और सर्वर रूम पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। बेचारी बहुत रोती है
क्योंकि इस स्पेसशिप में उसका इकलौता साथी था एआई, और अब वो भी नहीं रहा। अब थोड़ा सा पास्ट में आ जाइए। पास्ट में थॉन का परिवार एब को खोकर बहुत ही दुखी है। बेचारा परिवार पूरा वक्त गुजारता है और हीरा को प्रसव वेदना होने लग जाती है। वो गुफा के अंदर जाती है तो बिना किसी की मदद के एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बच्चे को जन्म देकर वो बेचारी दम तोड़ देती है दोस्तों। जिस जगह पे एब को दफनाया गया था वहीं पे थॉन अपनी वाइफ हीरा को भी दफनाता है, और फिर उनका जो भी रिवाज होता है उसके हिसाब से वो आखिरी काम करते हैं। और अब तक की कहानी में दोस्तों आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि हर टाइमलाइन में अगर कोई कॉमन चीज है तो वो है अंत। पास्ट में थॉन की वाइफ और बच्चा चल बसा तो प्रेजेंट में क्लेयर की माँ और फ्यूचर में केट के एआई का अंत हो गया। पास्ट में अब लार्क जिस एकॉन से खेला करती थी उसे पेंडेंट बनाकर थॉन लार्क को देता है। इसी बीच एक खतरनाक ग्रुप उस जगह पे पहुंच जाता है जो कि दूसरे इंसानों को मार डालते हैं। थॉन और उसके बच्चे उनसे बच के रहते हैं। रात को वो लोग इंसानों का शिकार करने निकल जाते हैं। थॉन और उसके बच्चे पत्थरों के बीच छुप कर जीते हैं दोस्तों, क्योंकि हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत है। पर बहुत दिन भी तो इस तरह नहीं जिया जा सकता ना। तो थॉन अपने बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ता है। तो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। थॉन भी घबरा जाता है कि कहीं इसकी आवाज को सुनकर वो ग्रुप हमें मार न डाले, लेकिन किसी तरह बचकर वो चल रहे होते हैं। भूख के मारे वो कमजोर भी पड़ जाते हैं। कहीं पे भी कोई शिकार नहीं मिलता, क्योंकि ठंड के मौसम में सारे जानवर खुले में ज्यादा नहीं निकलते। जैसे तैसे थॉन का परिवार जिंदा रहता है। ठंड का मौसम गुजर जाता है तो ये लोग एक जगह पे सो रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई थॉन को पकड़कर खींचता है दोस्तों। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि कई लोग इनको घेरे हुए हैं। वो अपने छोटे बच्चे को लार्क के हाथों में देखे कहता है कि बेटा जल्दी भागो यहाँ से, इन्हें मैं देख लूंगा। वो भी भागती है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। पर तब पता चलता है कि ये लोग उस खतरनाक ग्रुप के नहीं है, बल्कि यहाँ की एक जनजाति के लोग हैं, और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वो इन्हें खाने के लिए मांस भी देते हैं और थॉन और बच्चों को अपने साथ सेफ जगह पे लेके जाते हैं। अब आ जाइए प्रेजेंट में। क्लेयर अपनी माँ की मौत से बहुत ही अकेली पड़ चुकी है और वो अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग के साथ रहने चले जाती है। एक और माँ की मौत का दुख तो दूसरी ओर उसे अपनी रिसर्च की भी फिक्र होती है, क्योंकि वो अपना रिसर्च अधूरा छोड़कर आ गई थी। ग्रेग कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम दुखी होगी, इसीलिए तुम्हें चेयर अप करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। दरअसल ग्रेग ने क्लेयर के लिए लैब से वो एकॉन निकाल लिया था, जो कि दोस्तों हमने उस प्री हिस्टोरिक आदमी के हाथ में पाया था, और फिर ग्रेग उसकी एक माला बनाकर लेकर आया है। कहता है कि मैं जानता हूँ ये लगभग 40,000 साल पहले का है। मुझे लगा इस तरह ये तुम्हारे पास हमेशा सेफ रहेगा। अब ये देखकर क्लेयर बहुत खुश होती है, और यही वो एकॉन है दोस्तों जो कि पास्ट में थॉन ने अपनी बेटी लार्क को दिया था। फ्यूचर में दिखाते हैं तो केट सर्वर रूम को एक गार्डन बनाने जा रही होती है जहाँ पे वो प्लांट्स उगा सके। इसी बीच स्पेसशिप केपलर 16b के काफी पास पहुंच जाता है। देखते देखते प्लांट्स काफी बड़े हो जाते हैं और स्पेसशिप में ऑक्सीजन 100% हो जाता है। लगभग 50 साल बीत जाते हैं, लेकिन केट वैसी की वैसी ही दिखती है। कुछ और सालों में स्पेसशिप केपलर 16b पे लैंड कर देगा, और केट स्पेसशिप में जो ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग लेके जा रही है उन्हें बड़ा करने का वक्त आ गया है ताकि बच्चे पैदा हो जाएं। इसी कोशिश में केट लगी होती है। शुरू में तो कई एग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पूरा जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। बेचारी घबरा भी जाती है कि अगर यही हाल रहा तो इंसानियत तो खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद एक बच्ची आराम से बहुत बढ़िया तरीके से पैदा होती है। उस बच्ची को हाथ में लेकर केट बड़ी खुश होती है, जैसे कि उसकी अपनी बेटी हो। पास्ट में दिखाते हैं तो थॉन उस दूसरी जनजाति के लोगों के साथ घुल मिल जाता है। थॉन उन्हें शिकार करने के कुछ नए तरीके भी सिखाता है, तो वो उसकी बहुत ही इज्जत करने लगते हैं और उन्हें अपने गांव लेके जाते हैं। वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं दोस्तों। अब शुरू में तो थॉन को डर भी लगता है, क्योंकि वो कभी इतने सारे लोगों के साथ रहा नहीं, लेकिन वो लोग थॉन को विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारे अपने हो। और अब प्रेजेंट में भी कई साल बीत चुके हैं। क्लेयर ने ग्रेग से शादी कर ली, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है बेनी, और क्लेयर का जो रिसर्च था अधूरा ही रह गया था, लेकिन वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाए। और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, बेनी को प्री हिस्टोरिक टाइम के इंसान के बारे में रिसर्च करने में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। तो एक बार की बात है, क्लेयर उसको म्यूजियम में लेके जाती है जहाँ 40,000 साल पुराने इंसान के बारे में लिखा होता है और एक चित्र भी बनाया होता है। वो बिल्कुल थॉन जैसा दिखता है दोस्तों। और तब गाइड बताता है कि गुफा में रहने वाले ये लोग और हम लोग एक नहीं है। वो निएंडरथॉल थे और वक्त के जाते पूरी तरह से मिट गए, लेकिन हम होमो सैपियंस हैं और अभी तक जिंदा हैं। बेनी पूछता है कि निएंडरथॉल मिट क्यों गए और हम जिंदा कैसे बच गए। बेटा वो इसीलिए कि होमो सैपियंस उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हमने तरह तरह के टूल्स और वेपन्स बनाना सीख लिया था, और तो और हमारे पास कला है। लेकिन तब क्लेयर कहती है अगर सिर्फ हमें कला आती थी तो ये जो सीटी जैसी चीज जो उन्होंने बनाई थी ये भी तो एक कलात्मक चीज है। मतलब वो भी तो हमारी तरह इंटेलिजेंट थे और उनके पास भी कलाकृतियां बनाने का हुनर था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी तरह इंटेलिजेंट नहीं थे। इस पर गाइड की बोलती बंद हो जाती है और वो लोगों को दूसरी तरफ लेके चला जाता है। क्लेयर बेनी को बताती है कि निएंडरथैल्स और होमो सैपियंस एक साथ जिए हैं। सच कहूं तो वो आपस में इंटरब्रीड भी करते थे, यानी उनकी आपस में शादियां भी होती थी। निएंडरथैल्स होमो सैपियंस से कम इंटेलिजेंट नहीं थे। इस मामले में वो तो एक समान थे, भले ही उनका कद और दूसरी फिजिकल फीचर्स होमो सैपियंस से थोड़ी अलग थी। कई दिन बीत जाते हैं
एक दिन ग्रेग और क्लेयर को पता चलता है कि बैनी अपने आईपैड में कुछ गलत वीडियोस देख रहा है। तो क्लेयर परेशान हो जाती है कि इस बात को कैसे हैंडल करूं, पर ग्रेग कहता है इसमें टेंशन होने की कोई बात नहीं है, हम सब इस मुकाम को पार करके खुद एडल्ट्स बने हैं। इस तरह वो बच्चे की परवरिश में आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पास्ट में थॉन दोस्तों एक सीटी जैसी चीज बनाता है और यही चीज प्रेजेंट में उस म्यूजियम में रखी गई है। उस गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। ये देखकर थॉन को बहुत ही खुशी होती है, लेकिन उसको इस बात का भी दुख है कि उसकी वाइफ इस पल में उसके साथ नहीं है। तो अब थॉन का बेटा जो बड़ा हो चुका है वो जानबूझकर थॉन को चिढ़ाने जैसी बातें करता है। तो थॉन चिल्ला भी जाता है और सारे बच्चों को भगाता है वहां से। दरअसल ये इनका खेल है दोस्तों, जिसे वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। यहाँ की प्रकृति, उसकी सुंदरता देखकर थॉन को लगता है कि ऐसी खूबसूरत धरती पर जीने का मौका ही मुझे मिला है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। और वो अपने बेटे को आग जलाना सिखाता है। थॉन की बेटी लार्क काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी होती है एक होमो सैपियंस के साथ। थॉन और उसका परिवार निएंडरथॉल है, पर अब निएंडरथॉल और होमो सैपियंस के बीच शादी हुई है। और इसी बात को क्लेयर ने बैनी को बताया था, याद होगा आपको। गांव के बड़े बुजुर्ग दूल्हा दुल्हन के हाथों पे अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहें। वक्त बीतता है और लार्क का बच्चा होने वाला है। बच्चा पैदा हो जाता है और उसे बाहर लेके आ जाते हैं। तो थॉन उसको देखने के बजाय अपनी बेटी के पास भागा चला आता है। दरअसल उसको डर है कि जिस तरह उसकी वाइफ की मौत हो गई थी डिलीवरी के बाद, कहीं उसकी बेटी की भी मौत ना हो जाए। लेकिन लार्क बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और उसको सही सलामत देखने के बाद ही थॉन को चैन आता है। फिर वो बाहर जाकर लार्क के बेटे को देखता है और ये बच्चा ही निएंडरथॉल और होमो सैपियंस के मेल से पैदा हुआ पहला बच्चा है। अफ्रीका के बाहर जो भी ह्यूमंस पाए गए उनके डीएनए में 1-2% निएंडरथॉल डीएनए पाया जाता है। हम खुद भी दोस्तों उन दोनों की ब्रीडिंग से बने हुए हैं। हम दिखते तो होमो सैपियंस जैसे हैं, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस, स्किल्स, ये सब हमें कई मानों में निएंडरथॉल से मिला हुआ है। और फ्यूचर में केट उस बच्चे की परवरिश करती है जो कि सबसे पहले पैदा हुई। बड़ी हो चुकी है वो भी, उसका नाम है शीना। फिलहाल स्पेसशिप केपलर 16b के ऑर्बिट में घूम रहा है और वो स्पेसशिप के अंदर से ही ड्रोन्स के जरिए उस प्लेनेट में प्लांट्स उगा रहे हैं। इस बारे में केट शीना को भी सिखाती है। शीना पूछती कि मैं तो बड़ी हो रही हूँ, लेकिन आप तो वैसी की वैसी ही दिखती है जैसा मैंने पहले आपको देखा था, क्या आपकी उम्र नहीं बढ़ती? और तब केट बताती कि पृथ्वी पर कई 100 साल पहले एक साइंटिस्ट ने जीन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसकी मदद से इंसान कई 100 साल जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तो मैं 100 साल से भी ज्यादा तक सफर करके यहाँ तक पहुंची हूँ, इस प्लेनेट तक। शीना पूछती तो क्या मैं भी कभी बूढ़ी नहीं होंगी, कभी मरूंगी नहीं? केट कहती कि वो टेक्नोलॉजी ही हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती थी। इंसानों को मौत नहीं आती थी, जिसकी वजह से इंसानों ने पृथ्वी को अपने खुद के रहने लायक नहीं छोड़ा। तभी तो हम पृथ्वी छोड़कर केपलर 16b में आ गए। तुम और तुम्हारे जैसे और भी कई बच्चे इस नए प्लेनेट में बड़े होंगे और नेचुरली जिएंगे। इंसान के लिए जन्म और मरण दोनों बहुत ही जरूरी है। केट और शीना मिलकर बाकी सारे बच्चों को भी उन डिवाइसेस से बाहर निकालती हैं। दोनों मिलकर उनकी परवरिश करती हैं। केट शीना को प्लांट्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सारी परवरिश के बारे में सब कुछ सिखाती है। फिर दोस्तों वो स्पेसशिप के बॉट्स को केपलर 16b पे लैंड करने का सिमुलेशन भी करते हैं और बहुत कोशिश के बाद शीना वो सिमुलेशन ठीक से कर पाती। केट कहती कि ये बहुत ही जरूरी है, तुम्हें कैसे भी करके इस प्रोसेस को ठीक से करना सीखना होगा बेटा। अगर हमारे लगाए हुए प्लांट्स बड़े हुए और केपलर 16b पृथ्वी की तरह रहा तो हम इंसानों को वहां बसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई साल बीत जाते हैं, शीना बड़ी हो चुकी है। अब स्पेसशिप में पैदा होकर बड़े हुए सारे इंसान एक पॉड के जरिए केपलर 16b में सक्सेसफुली लैंड कर पाते हैं, लेकिन उनको अभी भी शक है कि शायद केपलर 16b पृथ्वी की तरह सेफ नहीं होगा, इसलिए वो सेफ्टी सूट्स भी पहन लेते हैं। और अब प्रेजेंट में दोस्तों एक यंग आदमी एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वो बताता है कि उम्र के बढ़ते हमारे सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और हम मर जाते हैं, लेकिन जब हमने 40,000 साल पहले इस पृथ्वी पर जीने वाले इंसानों के बोन से उनके डीएनए को स्टडी किया तो पता चला कि उसमें एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था जिससे कि सेल्स उम्र के साथ साथ मरते नहीं थे। तो इससे हमें पता चला है कि हम अपने डीएनए के इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे कि नए सेल्स बनते रहेंगे और इस नई टेक्नोलॉजी से हम कई 100 साल जिंदा रह पाएंगे। इस तरह वो अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा होता है। ये आदमी कोई और नहीं दोस्तों, क्लेयर का बेटा बैनी है। क्लेयर खुद तो अपनी रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा पाई, लेकिन उसने अपने बेटे के जरिए इस रिसर्च को सक्सेसफुली पूरा कर दिया और इन्होंने थॉन के डीएनए और प्रेजेंट के होमो सैपियंस डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए क्रिएट किया है और अब इंसान को मौत कभी नहीं आएगी। और यही बात फ्यूचर में केट ने शीना को बताई थी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से केट सालों साल जिंदा रही। अपने बेटे की सफलता को देखकर क्लेयर और ग्रेग बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए गिफ्ट छोड़ जाते हैं। ये वही एकॉन का बीज है और उन्होंने इसे बैनी के हवाले किया और कहा कि तुम इसे भी फ्यूचर में लेके जाओ। कई साल बीत जाते हैं और क्लेयर बूढ़ी हो चुकी है। बैनी की वो जीन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी सिर्फ यंग लोगों में सफल रहती है, लेकिन जिन लोगों में बुढ़ापा शुरू हो चुका है उन्हें इस टेक्नोलॉजी से कोई फायदा नहीं होगा, वो बूढ़े होते जाएंगे। तो क्लेयर बूढ़ी होकर मर जाती है और अब पास्ट में दिखाते हैं कि थॉन ने लार्क को जो एकॉन दिया था उसे वो अब अपने वारिस के हवाले करती है। तो इस तरह दोस्तों
पीढ़ी दर पीढ़ी उस एकोन का सफर चलता रहा। थॉन बूढ़ा हो जाता है और जल्दी उसे मौत आ जाती है। सभी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन अपने रिवाज के अनुसार लार्क उसको वैसे ही करती है अंतिम संस्कार। और फ्यूचर में केट कैप्टर 16B में उतरने के लिए स्पेसशिप का दरवाजा खोलने जाती है तो शीना कहती है कि एक जरूरी चीज आप भूल गई, कहकर वो केट को एक एकोन देती है। और ये वही एकोन है जो क्लेयर और ग्रेग ने अपने बेटे बेनी को दिया था और कहा था कि इसे अपने साथ फ्यूचर में आगे लेते जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते जाओ। तो बेनी ने इसको अपनी अगली जनरेशन को दिया और इस तरह से ये एकोन आगे बढ़ता गया। और अब इंसानियत किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने वाली है तो वहाँ पे भी इस एकोन का सफर जारी रहेगा। केट कहती है कि अब इस एकोन की मुझे नहीं, तुम लोगों को जरूरत है, क्योंकि इस कैप्टर 16B का फ्यूचर तुम लोगों के हाथ में है। कहकर वो दरवाजा खोलती है तो एकदम हैरान, क्योंकि पृथ्वी की तरह यहाँ भी ड्रोन के जरिए बोए हुए बीज पौधों और पेड़ों में पनप चुके हैं। इतने सालों से स्पेसशिप के अंदर जो बच्चे थे वो सब बड़े हो गए हैं और अब वो कैप्टर 16B में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इनके बीच मेल होगा और बच्चे होंगे और इस तरह से कैप्टर 16B ह्यूमंस बसने के लायक हो जाएगा। क्योंकि कई साल बीत चुके हैं तो शीना बूढ़ी होकर मर जाती है, लेकिन केट वैसी की वैसी होती है, वो बूढ़ी नहीं होती। लेकिन इस तरह बिना मौत के जीना अपने आप में दोस्तों उसके लिए शाप है, क्योंकि अपने हाथों से उसने जिन बच्चों की परवरिश की थी अब उन्हें वो एक एक करके अपनी आंखों के सामने बूढ़े होकर मरता हुआ देख रही है। और इस तरह इंसानों की कहानी लाखों सालों तक चलती रही। हजारों साल पहले थॉन ने जो एकोन अपनी बेटी को दिया था वो क्लेयर के हाथ लगा, जो कि प्री हिस्टोरिक लोगों पे रिसर्च कर रही थी, लेकिन उसका रिसर्च रुक गया और ग्रेग ने उस एकोन के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की और एक नेकलेस बनाकर क्लेयर को दे दिया, जो कि वो बेनी के लिए छोड़ गई। और वही एकोन फ्यूचर में कैप्टर 16B नाम के दूसरे प्लेनेट तक पहुंच गया। और इस नए प्लेनेट कैप्टर 16B में ना सिर्फ इंसान आए बल्कि वो अपने साथ पेड़ पौधे भी लेकर आए और उन्हें भी वहां बसाया। इंसानियत चाहे लाखों सालों से चली आ रही हो, लेकिन ये यूनिवर्स जो कि कई मिलियन सालों पहले बना था, उसकी दृष्टि में लाखों साल एक पल के बराबर है, जो कि आंख मीचते निकल जाता है। और इसीलिए इस मूवी का नाम दिया गया है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और इसी के साथ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। इस तरह की साईफाई मूवीज इंटरेस्टिंग होती है ना, क्योंकि इनमें वो चीज दिखाई जाती है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इन मूवीज की खासियत यह है कि इनमें दिखाई जाने वाली चीज फ्यूचर में मुमकिन भी हो सकती है। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।